सो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद हम इसका वर्णन जानेंगे कि वर्णन क्या होता है। वर्णन में हमारा आ जाएगा कि ये जो इसमें प्रकाश किरणें हैं किस प्रकार जा रही हैं और कहां से इसका अपवर्तन हो रहा है, कौन सा आपतित किरण है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है। इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले ये बहुत ही सरल चीजें हैं, इसमें मैं बताऊंगा बारी बारी से कौन सी चीजें कहाँ से आई हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा इसके व्यंजक की तरफ चलेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमारा जो पार्श्विक विस्थापन होता है डी होता है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे कि इसका फॉर्मूला जो होता है कि आई टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान न्यू जो होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे। बिना समय को बर्बाद किए थोड़ा टॉपिक को जल्दी से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक कांच लिया है। क्या लिया है? कांच लिया है। ठीक, अब कांच में मैं क्या करूंगा, प्रकाश को डालूंगा। क्या करूंगा? प्रकाश को डालूंगा। और जब प्रकाश को डालते हैं कांच में कुछ इस प्रकार, देखो अगर मैं ये कांच लिया हूं जिसका नाम मैंने क्या दिया, ABCD, ये मैंने कांच लिया, कांच का नाम दिया। अब प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, इसमें प्रकाश की किरण को डालूंगा। जब मैं यहां से प्रकाश की किरण डाल रहा हूं, ये दर्पण ये क्या करेगा, जब कांच से टकराएगा तो ये क्या करेगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, यानी इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, जब इसका अपवर्तन होता है तो ये अभिलंब की तरफ झुकता है, जो अभिलंब मैंने क्या दिया है, यम दिया है। ठीक, और यहां से अब क्या करेगा, कांच से इस किरण को बाहर निकलेगा। ये किरण जो ये किरण बाहर निकल रही है, ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। यानी एक तरह से समझो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। मैंने ये प्रकाश की किरण को कांच में डाला, फिर इसका अपवर्तन हुआ, ये अपने मार्ग से विचलित हुआ, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से सीधा चला गया। इस प्रकाश की किरण को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, जो मैंने डॉट डॉट करके निकाला है, यानी ये वाली जो किरण हुई क्या हुई, आपतित किरण हुई। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हुआ। फिर अब कांच से क्या कर रहा है, विरल में जा रहा है, यानी वायु से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया कांच में। अब कांच विरल माध्यम है, अब वहां से बाहर निकल रही है। जब ये किरण P क्या कर रहा है, जब कांच में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक रहा है। लेकिन बच्चों जब ये क्या कर रहा है, कांच से बाहर निकल रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है। अब देखो ये जो किरण है, मैंने इसका नाम क्या दिया, P दिया। इस किरण, इस बिंदु का नाम मैंने क्या दिया, Q दिया। और इस बिंदु का नाम क्या दिया मैंने, R दिया। और यहाँ इसको नाम क्या दिया, S दिया। ठीक, अब ये जो किरण आपतित किरण है प्यारे बच्चों, जो किरण आ रही है इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये इसका क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है, अपने मार्ग से विचलित हुआ है। तो कुछ इस प्रकार सीधा यहाँ पर चला गया। मैंने फिर यहाँ पर देखो, जब ये किरण बाहर निकल रही है, एक अभिलंब डाला है जिसका नाम क्या दिया, M', ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक कोण बन रहा है आपतन कोण I, यहाँ पर एक कोण बन रहा है परावर्तन कोण R। अब देखो ये वाली और ये वाली, इसके सामने वाली भी कोण क्या होगी, बराबर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। सॉरी, मैंने यहाँ पर शायद परावर्तन बोला है, अगर मिस्टेक हुआ है कोई बात नहीं, ये अपवर्तन कोण R है। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, मैं अगर आपतन कोण के मान को घटाता हूं या बढ़ाता हूं, तब इसका मान भी क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान भी क्या करेगा, घटेगा, बढ़ेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो प्रकाश किरण यहाँ से R बिंदु से बाहर निकल रही है, यानी जो आपतित किरण है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतित किरण के जो बीच की लंबवत दूरी होती है, इसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। जिससे इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, D से। किससे? तो इसे D से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये था हमारा फिगर। अब जो जो चीजें हैं फिगर में, मैं उसको जरा इधर परिभाषा के अकॉर्डिंग देखता हूं कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है, यानी प्यारे दोस्तों जो ये प्रकाश किरण है आपकी, ये क्या करेगी, एक समांतर फलकों वाले माध्यम से क्या करेगी, अपवर्तित होगी। क्या होगी, अपवर्तित होगी। यानी ये प्रकाश आ रही है PQ, ये आई, अब यहां से इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। ठीक है, तो निर्गत कोण सदैव आपतित किरण के बराबर होती है। निर्गत कोण क्या होता है प्यारे दोस्तों, निर्गत कोण ये होता है जो किरण बाहर निकल रही है,
अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो बाहर निकलती हुई किरण है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है, निर्गत कोण। जिससे इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से। किससे, ई से। तो मैंने यहाँ पर लिखा निर्गत कोण सदैव आपतित किरण के बराबर समांतर होती है। क्या होती है, आपतित किरण के बराबर समांतर होती है। यानी जितना आपतित किरण है, ये वाली जो डॉट डॉट करके लाइन गई है ये, और ये जो अपवर्तित किरण है ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। ठीक। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपतित किरण है ये वाली, ये आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है यहाँ बाहर निकल रही है, इसके बीच की लंबवत दूरी को, इसके बीच के लंबवत दूरी को यानी सीधी दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। जिससे इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, डी से। ये था क्या, पार्श्विक विस्थापन। यानी जो निर्गत कोण है वो और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा पार्श्विक विस्थापन। अब थोड़ा इसके वर्णन में चलते हैं। वर्णन में यानी जो जो चीजें हैं इस फिगर में सबको लिखते हैं। तो जरा ध्यान से देखना कि एक प्रकाश किरण PQ, यानी प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक प्रकाश किरण है जो आ रही है PQ, आपतित प्रकाश किरण क्या है, PQ। ध्यान से देखो, मैंने लिखा, क्या लिखा, जब एक प्रकाश किरण PQ वायु से चलकर कांच के गुटके में प्रवेश करती है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, एक कांच है और एक प्रकाश है PQ जो वायु से चलकर यानी विरल माध्यम से चलकर कांच के गुटके पर पड़ती है, यानी कांच पर पड़ती है। ठीक है, पड़ गई। जिसकी मोटाई क्या है, T है। थिकनेस T, जिसकी मोटाई क्या है, T है। किसकी, कांच की मोटाई क्या है, T है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। और QR मार्ग का अनुसरण करते हुए, यानी ये किरण जो अपवर्तित हो रही है, Q और R, देखो ये वाला किरण अपवर्तित हुई, ये QR किरण का अनुसरण करती हुई पुनः RS दिशा में चली जाती है। यानी यहां से विरल से आया PQ किरण, फिर इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ QRS, फिर उसके बाद ये क्या किया, RS दिशा में चली गई। ये निर्गत हो गया। क्या हो गया, निर्गत। क्यों, क्योंकि ये कांच से बाहर निकल रहा है। चलो ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया कि QR मार्ग का अनुसरण करती हुई वायु R दिशा में निर्गत हो जाती है। यानी फिर देखो ये कांच है, कांच से फिर बाहर गया, ये पूरी क्षेत्र क्या है, वायु है। यहां वायु से प्रवेश किया, फिर इसका जो वायु में आया PQ, फिर इसका अपवर्तन हुआ QR, फिर ये क्या किया, QR दिशा में चली गई। ठीक, ये हुआ। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। तब PQ, ये वाली किरण P और Q, PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, यानी ये PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण तथा RS, ये R और ये S निर्गत किरण। यानी बच्चों देखो, मैंने PQ इसका नाम क्यों दिया, आपतित क्यों कहा, क्योंकि ये आने वाली किरण है। अब QR ये क्या कर रहा है, कांच में इसका अपवर्तन हो रहा है, तो QR अपवर्तन किरण और RS निर्गत किरण यानी ये क्या कर रहा है, कांच से बाहर निकल रहा है, तो निर्गत किरण RS। तब आपतन कोण I, तब ये क्या कर रहा है, आपतन कोण I, यानी जो आपतित किरण है उस पे कौन सा कोण बन रहा है, I बन रहा है, आपतन। अब अपवर्तन कोण R, ये जो QR है ये क्या है, अपवर्तन है, तो इस पे क्या बनेगा, कोण R बनेगा। तथा E निर्गत कोण, ये E क्या है, निर्गत किरण होगा, निर्गत कोण होगा। ठीक दोस्तों, ये था हमारा क्या, पार्श्विक विस्थापन। और पार्श्विक विस्थापन में हमारे क्या था, ये वर्णन था। यानी मैंने क्या किया था, एक कांच लिया था, कांच में मैंने प्रकाश को डाला, इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये कांच से बाहर निकल गया। ठीक, जब अपवर्तन हुआ तो ये अपने मार्ग से विचलित हुआ है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ चुका है इसको। अब मैंने यहाँ पर एक अभिलंब डाला जिसका नाम M दिया है, फिर यहाँ पर एक अभिलंब डाला है जिसका नाम M डैश दिया है। इस बिंदु का नाम मैंने क्यों दिया, ये जो किरण आ रही है इसका नाम P दिया, इस बिंदु का नाम मैंने R दिया, इस बिंदु ये जो किरण बाहर निकल रही है मैंने इसका नाम क्या दिया, S दिया। और ये कांच के गुटके का क्या दिया, नाम दिया ABCD, ये सीओ का नाम दे दिया। और यहाँ पर आपतन कोण I बन रहा था, यहाँ पर परावर्तन कोण R, तो इसके सामने वाली भी कोण क्या हो जाएगी, अपवर्तन कोण। सॉरी मैंने यहाँ पर परावर्तन को दिया, अपवर्तन कोण R, फिर इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगा,
अपवर्तन कोण आर। ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण में एक दूसरे के सामने वाली भुजा क्या होती है, त्रिभुज में बराबर होती है। ठीक, तो बच्चों ये आई आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक छोटा कोण है। अब इसको पता करने के लिए अब देखो ये किरण इधर से डॉट डॉट करके चली गई, ये वाला इधर आ गया, यानी ये पूरा क्या है, आई है, पूरा क्या है, आई है। तो आई माइनस आर करने के तो ये छोटा वाला कोण हमको त्रिभुज का कोण मिल जाएगा। ठीक, अभी हम व्यंजक करेंगे, फार्मूले को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप सब क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार इसको पढ़ो, थोड़ा समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्यंजक की तरफ। अब व्यंजक की तरफ में हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार क्यू बिंदु है, यहां पर एक बार क्या है, आर एस बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, एक बार क्यू बिंदु पर स्नेल का नियम लगाएंगे, एक बार आर बिंदु पे स्नेल का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु क्यू पर स्नेल का नियम से, बिंदु क्यू पर स्नेल के नियम से। तो बिंदु क्यू पर स्नेल नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिंदु क्यू पर स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि ए म्यू जी, ए म्यू जी, क्यों, क्योंकि ए क्या है, वायु है, ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, वायु से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, तो वायु ए और ये कांच में जा रही है, कांच का अपवर्तनांक न्यू, फिर उसके बाद यहां पर ग्लास, फिर अपवर्तनांक, फिर उसके बाद ये ग्लास है, कांच है, जी। तो यहां पर क्या करेंगे, ए न्यू जी, ए न्यू जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन आई अपान क्या होता है, साइन आर होता है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं पहले बच्चों, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या है कि ए न्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, जिसको मैं क्या मान रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान दो, अब हम बिंदु क्यू को कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, बिंदु आर पे चलेंगे। तो लिखेंगे बिंदु आर, बिंदु आर, बिंदु आर पर स्नेल नियम, स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से। ठीक, बिंदु आर पर स्नेल के नियम से। अब देखो बिंदु आर पे क्या है, मैंने यहां पर पहले ए लिया था, क्यों, क्योंकि जो प्रकाश आ रही है हवा से आ रही है। अब यहां पर जो प्रकाश किरण है वो कहां से आ रही है, कांच से आ रही है, ग्लास से आ रही है, निकल के किधर जा रही है, हवा में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, जी न्यू ए, क्या, जी न्यू ए, और इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई। साइन आर क्यों, आखिर साइन आर ही क्यों, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, आर बन रहा है, क्या बन रहा है, आर बन रहा है, क्या बन रहा है, आर बन रहा है। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, यहां पर ई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन हम आई लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत लगाएंगे, प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत लगाएंगे। तो लगाते हैं, तो प्रकाश की सब चीजें पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है। ठीक, एक मिनट, ठीक, सब आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। तो प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, ठीक, ये हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए न्यू जी और इनटू में क्या हो जाएगा, जी न्यू और ए, और इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है।
यही पढ़ा गया था, यही चीजें पढ़ा गया था। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, अब देखो, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से थोड़ा चलो अब फॉलो करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है प्यारे दोस्तों, यहां पर a न्यू g है, तो a न्यू g बराबर क्या होता है, साइन आई अपान में क्या होता है, साइन r, यही होता है। इनटू है, इनटू लगाते हैं। अब समीकरण 2 क्या है, g न्यू a, तो यहां पर लिखेंगे g न्यू a क्या है हमारे पास, साइन r अपान साइन i, तो यहां पर लिखेंगे साइन r अपान साइन i। एक काम करते हैं, एक काम करो कि यहां पर e ही मान लो। क्या मान लो, e। क्यों, क्योंकि ये किरण यहां पर बाहर निकल रही है, e है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला था। अब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन e। अब दोस्तों ध्यान से देखो, साइन r से साइन r क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, साइन आई और अपान में क्या बचेगा, साइन e, क्या बचेगा, साइन e। ठीक पहले दोस्तों, इतने में कोई दिक्कत, और इक्वल टू यहाँ 1 था, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ये जो 1 है, अब क्या करते हैं, इधर भाग में सब गुणा कराते हैं, तब क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो इधर करो साइन आई और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन ई। अब देखो ये साइन साइन से हट जाएगा, तो इसको काट नहीं सकते, बस मान लेते हैं हट गया, समझ लो कट गया। अब देखो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू ई, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई, ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा ध्यान देखो, अब हम इसमें कुछ चीजें लिखते हैं, क्या करते हैं, कुछ चीजों को लिखते हैं। ये बराबर आ रही है, बराबर क्या है, आई क्या है, आपतित किरण है, और बराबर में क्या है, ई है, तो ई यानी आपतित किरण आई और निर्गत किरण ई क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यही चीजें लिखनी है, अर्थात थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जरा सब लोग एकदम थाम के बैठे रहो और लिखो। अर्थात आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इससे स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है, देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्या होता है स्पष्ट, इससे स्पष्ट यह होता है कि जो आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है, ठीक, ये चीजें हमने लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये I इज इक्वल टू ई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपतन कोण और निर्गत कोण
आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण के परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ये चीजें मैंने लिख दिया। अब थोड़ा एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ये क्या है ए डी, ये क्या है, इसकी मोटाई है, कांच की थिकनेस क्या है टी, और ये जो देखो ए डी के बराबर क्या है क्यू एन है, तो ये भी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक, चलो अब थोड़ा क्या करते हैं, हम इसको लाइन बनाते हैं। चलो लाइन बनाते हैं, फिर चीजों को थोड़ा इधर करते हैं। अब लिखेंगे माना, क्या माना, माना AD इज इक्वल टू क्या होता है T होता है, जो क्या है गुटके की, कांच के गुटके की मोटाई है। तो लिखते हैं माना AD इज इक्वल टू T, जो क्या है कांच के गुटके की मोटाई है, कांच के गुटके की मोटाई, गुटके की मोटाई। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर त्रिभुज क्या बन रहा है, दो त्रिभुजें बन रही है, एक यहां से यहां तक, दूसरी ये, यानी क्यू एन आर बन रहा है, और दूसरी त्रिभुज क्या बन रहा है क्यू आर एल बन रहा है। दो त्रिभुजें बन रही हैं, दोनों को लिखते हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज यहां पर जो त्रिभुज बन रही है लिख रहे हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज क्यू एन आर में, त्रिभुज क्यू एन आर में, ठीक, ये त्रिभुज क्यू एन आर है, जो क्या है देखो ये क्यू एन आर, ये त्रिभुज बना, तो यहां पर एक समकोण बनेगा, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगा, और ये जो कोण है, कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये जो कोण पकड़ के जो आता है ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हमको जरूरत किसका है, आधार और कर्ण की बच्चों। तो यहां पर आधार बटे क्या बन रहा है कर्ण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आधार बटा कर्ण किसका होता है, हमारा कॉस का होता है, किसका होता है कॉस का होता है। तो यहां पर कोण बन रहा है क्या आर अपवर्तन, तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू एन आर में कॉस आर, क्या कॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण। अच्छा दोस्तों, अब आधार यहां पर क्या है क्यू एन है, और यहां पर कर्ण क्या है क्यू आर है, तो सब चीजों को रख देते हैं। चलो रखते हैं, अब लिखेंगे cos r इज इक्वल टू क्या है हमारा आधार क्या है क्यू एन है, तो क्यू एन लिखते हैं, क्यू एन अपान में कर्ण है, और कर्ण क्या है दोस्तों क्यू आर है, तो क्यू आर लिखते हैं। एक बात ध्यान दो, ये जो क्यू एन है थोड़ा इसको लिखते हैं चूंकि, हाँ, अब जो क्यू एन है यहां से यहां तक है, जो क्या है एडी के बराबर है, तो एडी क्या है दोस्तों टी है, तो हमारा क्यू एन भी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या रखेंगे क्यू एन इज इक्वल टू क्या होता है टी होता है, तो यहां पर लिखते हैं cos r इज इक्वल टू टी अपान में क्यू आर, जिसका मान हमको क्या करना है दोस्तों निकालना है। अब हम क्या करेंगे क्यू आर को पक्षांतर करेंगे, क्यों, क्योंकि क्यू आर का मान ही तो हमको निकालना है। अब क्या करेंगे क्यू आर को पक्षांतर करते हैं, तो क्यू आर को पक्षांतर करने पर, तो क्यू आर को पक्षांतर करने पर, ठीक, पक्षांतर करते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास तब क्या हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। तो लिखते हैं क्यू आर इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। ठीक, ये चीजें हो गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ऐसा करो, जो जो इक्वेशन माने हैं हम उसको एक बार डब्बा में भर देते हैं भैया, ठीक है।
चलो एक बार हम इसको थोड़ा भर देते हैं डब्बे में। इक्वेशन नंबर, हम खोज रहे थे कलर वाला पेन और मिल गया ब्लैक वाला, कोई बात नहीं। चलो यहां पर हम भर लेते हैं डब्बे में। चलो और यहां पर भी है, यहां पर भी भर लेते हैं। चलो भर लिए, तीनों इक्वेशन को हमने भर लिया। तथा अभी बच्चों में यहाँ पर दो कोड बन रहा था, एक क्यू एन आर बन रहा था, दूसरा क्यू आर एल बन रहा था। अभी मैंने एक कोड की कंडीशन को लिखा है, दूसरी कोड बचा है क्यू आर एल बचा है, तो हम उसको भी लिखते हैं तथा क्यू आर एल में, तथा त्रिभुज क्यू आर एल में। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखना है, ये क्यू है, ये आर है, ये एल है। यहां पर समकोण बनेगा तो समकोण के सामने वाली ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये त्रिभुज के सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमको जरूरत किसका है, कर्ण और लंब का। तो यहां पर कोण के सामने की क्या है, लंब, और ये क्या हो जाएगा बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, साइन का होता है। तो साइन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे साइन इज इक्वल टू, यहां पर जो साइन का थीटा की वैल्यू है ये क्या है, आई माइनस आर है। क्यों, जैसा कि मैंने बताया कि ये देखो यहां से ये आपकी किरण इधर चली गई डॉट डॉट करके, ये वाला अभिलंब है, ये पूरा क्या है, आई है, और आई माइनस आर कर देंगे तो ये छोटे से त्रिभुज का कोण निकल जाएगा। तो यहां पर में क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर, ठीक, जो क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो जो चीजें हैं सबको रखते हैं। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, अब ये जो लंब है, लंब हमारा क्या है दोस्तों, आर एल है, क्योंकि ये कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या है, आर एल। तो लिखेंगे आर एल, और अपान में कर्ण है, और कर्ण क्या है दोस्तों, क्यू और आर है, तो क्यू आर लिखते हैं। तो बटे में क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक, ये चीजें आ गई हैं। अब थोड़ा ध्यान देना कि ये जो आर्यल है, आर्यल कहां है दोस्तों, यहां से यहां तक है। ये क्या है, पार्श्विक विस्थापन d है। तो यहां पर हम मान रखेंगे, यहां पर मान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्यल इज इक्वल टू क्या होता है, d। तो यहां पर रखेंगे साइन आई माइनस आर, और इसकी जगह क्या रखेंगे, d, और अपान में क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा, क्यू आर। अच्छा दोस्तों, हमको d पता चल गया। अब क्यू आर को फिर पक्षांतर करो। तो क्यू आर को पक्षांतर करने पर, ठीक, क्यू आर का पक्षांतर करने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू में साइन और आई माइनस आर, और बराबर में क्या बचेगा, d बचेगा। ये हो गया, ये हो गया दोस्तों। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, एक बात ये ध्यान देना, अब हम इसको समीकरण 4 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 3 से इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास t अपान कॉस आर। तो यहां पर हम सब मान को लेकर पटक देंगे। ठीक, पटके तो पटकते हैं। अब ये जो साइन है, साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसको प्रोसेस अभी आगे बताएंगे, पहले सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3
से। समीकरण 3 कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। और समीकरण 3 क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, टी अपान कॉस आर, यानी इसकी जगह पर क्या रख देंगे, टी अपान कॉस आर। तो टी अपान कॉस आर, और ये हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन और ब्रैकेट में आई माइनस आर, ये हो गया। और ये कॉस आर थोड़ा बीच में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, कॉस आर। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कॉस आर की वैल्यू क्या होती है। अच्छा बच्चे, यहाँ इज इक्वल टू में डी है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, क्या इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं कि यदि आई टेस्ट टू 0 कर दे, क्या करते हैं, आई टेस्ट टू 0, तब आर टेस्ट टू क्या हो जाएगा, 0। यानी 0 करते नहीं है, ये जो आपतित किरण है इसको 0 नहीं करते हैं, यानी 0 के समान कर देते हैं, 0 के लगभग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होता है, क्या हो जाएगा, 0 के लगभग कर दें, ठीक है। अब अगर हम 0 के लगभग आपतन कोण को करते हैं, आपतित किरण को करते हैं, तो अपवर्तित किरण भी तो क्या होगा, उसके नजदीक आएगा। जितना हमारा आपतित किरण उतना हमारा अपवर्तित किरण। तो अगर हम इसके मान को अगर हम लगभग 0 करते हैं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, लगभग 0। वही चीजें मैंने लिख दिया, यदि आई टेस्ट टू 0 तो आर टेस्ट टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ये कंडीशन है आई टेस्ट टू 0 और तब आई टेस्ट टू 0, तब क्या हो जाएगा, आर टेस्ट टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो साइन होता है, साइन थीटा, साइन जो होता है, साइन के थीटा में हम थीटा मान रखते हैं, लेकिन जो कॉस आर होता है उसका मान हम 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां पर अगर क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें कि जो हमारा थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के मान हम क्या करते हैं, थीटा में लेते हैं। जो साइन थीटा का मान रहे, यहाँ साइन हो, साइन थीटा राइट चाहे इसे ऐसे रहना चाहिए साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया है, साइन आई माइनस आर, यही दिया है। यहाँ पर कहता है कि जो साइन होता है उसका हम उसके थीटा का मान क्या करेंगे, थीटा में रखेंगे, लेकिन जो आर का मान है हम उसको क्या करेंगे, लगभग 0 के समान रखेंगे, ठीक है। चलो अब रखते हैं, नीचे दिखेगा, चलो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इधर ही हो जाएगा, ठीक। यदि टेस्ट टू 0 कर दे तब अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, टेस्ट टू 0 हो जाएगा। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो साइन थीटा की मान होता है तो हम थीटा का मान थीटा में रखते हैं, और जो कॉस होता है हम उसको क्या करते हैं, लगभग 0 के बराबर रखते हैं। तब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर, ठीक, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, क्या, आई माइनस आर, ठीक। ये कंडीशन आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तथा अभी कॉस आर है, अगर कॉस आर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तथा कॉस आर है, कॉस आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 कहाँ है, यहां है, थोड़ा इसको डब्बा में भर लेते हैं। समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 क्या है, टी साइन और आई माइनस आर अपान कॉस आर इज इक्वल टू में डी है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका मान 1 है तो हम यहां पर 1 डायरेक्ट लिख के खत्म कर देते हैं। तब यहां पर हम लिखेंगे टी और फिर आई माइनस आर और इज इक्वल टू में डी।
क्यों? क्योंकि साइन का जो थीटा का मान है हम थीटा में रखते हैं, लेते हैं, और जो कॉस होता है उसका मान हम क्या करते हैं, लगभग 0 के समान लेते हैं, बराबर लेते हैं या लगभग लेते हैं। तो ठीक, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, टी आई माइनस आर और इज इक्वल टू में डी बनेगा, यही बनेगा। ठीक, यही बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आई है ये टी है, टी लिखते हैं, और ये आई और माइनस में आर। अब आर के साथ हम क्या करेंगे, आई का ऊपर नीचे पूरा कराएंगे। क्यों? क्योंकि आई को हमको कॉमन लेना है। इज इक्वल टू में डी है, डी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर टी है, अब इस डी को थोड़ा इधर लाते हैं, डी इज इक्वल टू ये क्या है, इस आई, ये आई में से हम एक आई कॉमन ले लेते हैं, ये टी है, टी ले लेते हैं, और ब्रैकेट में हमारा क्या है कि यहाँ पर आई है, आई चला गया, क्या बचेगा, एक बचेगा, माइनस है माइनस, ये आई यहाँ से हट गया तो ये आर यहाँ चला जाएगा, आर, और ये अपान में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना कि हमारा जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला होता है कि न्यू इज इक्वल टू आई अपान आर, यही होता है, यही होता है। अगर हम r को पलट दें, i को नीचे कर दें, r को ऊपर कर दें, तब इधर क्या हो जाएगा, 1 अपान म्यू इज इक्वल टू r अपान आई। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, r अपान आई है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान म्यू। क्यों? क्योंकि 1 अपान म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, r अपान आई होता है। तब d इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, आई टी, और यहां पर ब्रैकेट में 1 है, 1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपान म्यू, क्या, 1 अपान म्यू। ये ही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। कुछ बड़ी बात नहीं है दोस्तों, एकदम सरल सी बात है। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कहीं पर, तो थोड़ा एक बार समझने की प्रयास करना कि हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर सिचुएशन क्या है। आपको दिक्कत कहीं भी हुई होगी तो यहाँ किधर गया, इधर हुआ होगा। यदि i टेस्ट टू 0 कर दे, यानी जो आपतन कोण है, सॉरी जो आपतित किरण है दोस्तों, ये हम क्या कर दें, लगभग 0 के लगभग कर दें, तब हमारा अपवर्तन कोण r भी क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि जितना आपतन कोण होए भैया उतना अपवर्तन कोण होए, यह जानित है। काहे से कि आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो वह चीज हम लिख लिया। तब ऐसा सिचुएशन में कहा गया जाता है, जो साइन होता है, साइन की जो थीटा होती है हम उसके थीटा का मान लेते हैं, और जो कॉस होता है, कॉस की जो वैल्यू होती है, वो जो थीटा होता है, उसको हम लगभग 0 के समान ले लेते हैं। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सब चीजें लिख दिया है। तो दोस्तों पूरा आशा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, एक बार इसको लिखना, लिखने के बाद थोड़ा सा समझने की प्रयास करना, और 100% आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसमें सब लोग इसे शॉर्ट लो, कॉपी में नोट करो, और एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।